Welcome back to all the viewers. In this part we will discuss about the causes of supply. What are the various causes which affects the supply? जैसे कि हमने पहले ही बात कर रखा है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देख लिया है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और एक्सेप्शंस उसके देख चुके हैं हम लोग। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या कॉजेस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के ऑपरेशन होने के पीछे, यानी लॉ ऑफ सप्लाई के काम करने के पीछे क्या क्या कारण हैं। तो वो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो हम देख लेते हैं फटाफट से कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। कई सारे नाम से क्वेश्चंस आते हैं कि वाई सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड और वाई देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ऐसे करके कई सारे तरीके से पूछा जाता है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस के लिए आंसर सबका सेम ही है। तो इसके कुल मिला के जो है 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके बेसिस पे ये बेस्ड होता है। जिसमें कि पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। यानी इस टॉपिक में हमको ये समझना है कि भाई जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है। ये क्यों वाला जो सवाल है ना, क्यों, ये बस यही यहाँ पे देखना है कि क्यों का जवाब हमको यहाँ खोजना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है, या फिर वाइस वर्सा कंडीशन, ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि जब प्रॉफिट मार्जिन वाला जो इफेक्ट होता है, जब प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो जो प्रॉफिट मार्जिन एसोसिएटेड होता है उस प्रोडक्ट पे, प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है उस प्रोडक्ट पे, वो भी क्या होता है, प्राइस के साथ ही बढ़ जाता है। और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो आदमी क्या करता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे वांट टू ग्रैब दिस प्रॉफिट, सो दे इंक्रीज देयर सप्लाई ऑफ देयर कमोडिटीज़। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी क्या हुई, बढ़ गई। यही हमको दिखाना था इसमें कि भाई प्राइस बढ़ता है, हमने लिखा ना यहाँ, प्राइस बढ़ता है सप्लाई कैसे बढ़ता है। तो पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट इज़ द प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट, कि जब प्राइस बढ़ता है तो जो प्रॉफिट मार्जिन उसके उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होता है वो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से सप्लाई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो भाई हमने 10 रुपये का सामान था, प्राइस था। अब ये सामान पे जो है उसका 8 रुपये जो है उसकी कॉस्ट पड़ती थी और 2 रुपये उसका जो है प्रॉफिट पड़ता था। अब इस सामान का रेट हो गया, बढ़ गया, यानी प्राइस बढ़ गई, 12 हो गया ना। ये प्राइस हमारा जो है यहाँ से प्राइस ये था, अब यहाँ पे प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो गया, 12 हो गया, लेकिन इस पर कॉस्ट आपकी उतनी रह गई सपोज़, और प्रॉफिट आपका हो गया कितना, 4 रुपये। तो ये हो गया प्रॉफिट का पॉइंट। तो अब जो है कि जैसे कि हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट है, यहाँ प्रॉफिट वो 2 रुपये का आ रहा था, यहाँ उसको होगा 4 रुपये। क्यों? क्योंकि जो प्राइस यहाँ पे बढ़ी है, 10 रुपये से 12 रुपये प्राइस होने की वजह से उसका जो प्रॉफिट है 2 रुपये से हो गया 4 रुपये। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो गया कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है, दूसरा जो कारण है, मेन इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है आपका चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कैसे इम्पोर्टेंट या कैसे बड़ा रीज़न हो सकता है इसके लिए, वो हम देख लेते हैं। कि सपोज दैट कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपकी जो है कम होती है, इसको उल्टा ले लेते हैं, कम करा लेते हैं। जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो जो स्टॉक ऑफ़र करता है बेचने के लिए, स्टॉक ऑफर्ड फॉर सेल, इसको भी क्या करता है, वो कम कर देता है, जिससे कि अल्टीमेट सप्लाई भी कम हो जाती है। तो हमारा इफ़ेक्ट फिर से देखने को मिल गया कि जब प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गया। अब इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि जैसे कि जब प्राइस का जब इफ़ेक्ट होगा, जब भी प्राइस का कम रखा गया और स्टॉक ऑफर्ड फॉर सेल को हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सप्लाई कहते हैं। कि सप्लाई वह पार्ट होता है स्टॉक का जिसको कि प्रोड्यूसर ऑफ़र करता है बेचने के लिए।
तो अल्टीमेट जब हम प्राइस कम हुआ तो हम क्या किए कि हमने जो ऑफ़र करना था, जो हम ऑफ़र करते थे बेचने के लिए, उसको हमने कम कर दिया। तो अल्टीमेट जब उसको कम करेंगे तो वही तो सप्लाई होती है, यानी सप्लाई का ही दूसरा नाम है स्टॉक ऑफर्ड फॉर सेल। तो अल्टीमेट क्या हो गया, सप्लाई भी कम हो गई, यानी प्राइस कम हुआ इधर, इधर सप्लाई भी कम हो गई। तो ये आपका दूसरा रीज़न हो गया, चेंज इन स्टॉक। इसी तरीके जब प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, सीधा सीधा जितना है सबका वाइस वर्सा कंडीशन भी है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका वाइस वर्सा कंडीशन ना हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज देन द स्टॉक ऑफर्ड फॉर सेल विल ऑल्सो इंक्रीज and then the supply will automatically increase as stock offered for sale is the other name of supply simply। ठीक, तो ये आपका हो गया इसके लिए। अब हम तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका वो देख लेते हैं इसमें। तीसरा जो इसमें वो है वो आपका है चेंज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर जो हैं उनमें चेंज आना। जब प्रोड्यूसर्स का चेंज आने का मतलब ये होता है कि जैसे जब प्राइस बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सामान को बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे कि अल्टीमेट इफ़ेक्ट में हमारा सप्लाई भी बढ़ जाता है। यानी एक आम तौर पर देखा जाता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो जो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उस सामान को बेचने वाले वो और ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ेगा तो इनको क्या समझ में, इनको समझ में आता है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, यानी अगला ज़्यादा कमा रहा तो हम भी कमा सकते हैं उतना। तो इस वजह से क्या करेंगे, ज़्यादा लोग इसमें आ जाएंगे। ये जब ज़्यादा लोग एक ही सामान को बेचने लगेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, अल्टीमेट इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज़ फॉर एग्जांपल पहले एक ही वेंडर था, वो 10 किलो आलू ला के बेच रहा था, एक ठेला वाला था, ये 10 किलो 10 kg जो है आलू बेच रहा था, तो प्रॉफिट अच्छा वाला कमा रहा था। इसको देख के दूसरा ठेला लग गया, उसने जो है वो भी ही इज़ ऑल्सो सेलिंग 10 kgs। देन अनदर वेंडर केम ऑल्सो सेलिंग 10 kgs। तो अब टोटल यहाँ से सप्लाई हमारी कितनी बन रही है, तो 30 kg होगी, जहाँ कि पहले हमारा 10 ही kg हो रहा था, अब इधर 30 kg होने लगा। तो यानी जब प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, जिसको देख के लालच में प्रोड्यूसर्स जो हैं, पहले एक था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गए, यानी प्रोड्यूसर्स बढ़ गए। प्रोड्यूसर्स बढ़ गए तो अल्टीमेट सप्लाई भी आपकी बढ़ गई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये हमारा इसका पार्ट हो गया लॉ ऑफ सप्लाई के लिए, कि लॉ ऑफ सप्लाई किस तरीके से करता है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ जो सप्लाई है उसके बारे में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सप्लाई हमारा क्या होता है और कितने टाइप्स के हमारे पास सप्लाई अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात तो टाइप्स ऑफ सप्लाई जनरली जो है 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई अपने पास 2 टाइप्स के हैं। पहला तो हमारे पास है इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरा होता है हमारे पास मार्केट सप्लाई। ये 2 टाइप के सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है। अब इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में हम देख लेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है। तो सिंपल और आसान भाषा में अगर हम देखना चाहें कि इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग क्या कहता है, तो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई जो होती है, सप्लाई मेड बाय सिंगल प्रोड्यूसर और फर्म। जब सप्लाई कोई सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल फर्म करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। यानी जो सिंगल कोई एक अकेला आदमी अगर सप्लाई कर रहा हो, कोई अकेला बेचने वाला प्रोड्यूसर अगर बेच रहा हो सामान, या फिर कोई एक सिंगल फर्म अगर सप्लाई कर रही हो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो वैसे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे कि इंडिविजुअल सप्लाई तो मार्केट सप्लाई का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई मेड बाई 2 or more फर्म्स और प्रोड्यूसर्स। बस सिंपल डेफिनेशन, ऐसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जाते हैं हम लोग। सिंपल डेफिनेशन बस इतना है कि सप्लाई जब कोई सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल फर्म करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, कि भाई ये इंडिविजुअल सप्लाई हो रही है क्योंकि सिंगल आदमी कर रहा है या सिंगल कंपनी या सिंगल फर्म कर रही है। और मार्केट सप्लाई का मतलब जब वही सप्लाई 2 या 2 से अधिक फर्म, वही सप्लाई दो या दो से अधिक प्रोड्यूसर्स अगर करते हैं उस सप्लाई को, तो उस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं मार्केट सप्लाई। और सिंपल तरीके सप्लाई हमारे 2 टाइप्स की, एक इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरा मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल सप्लाई के कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई को, और कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केट सप्लाई को। तो हम देख लेते हैं कि करके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई को, मार्केट सप्लाई को।
तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। यहाँ पे हो जाएंगे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में जो पहले से हम लोग जैसे कि फैक्टर्स हमने पढ़ रखा है, तो स्टार्टिंग के जो 5 फैक्टर्स थे वो 5 के पाँचों फैक्टर जो है हमारे इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या मतलब वही है ही। पहला हो गया प्राइस, जो उसका ओन प्राइस है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा हो गया प्राइस ऑफ आरजी रिलेटेड गुड्स। तीसरा हो गया प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो हमारे प्राइस में जो भी दिक्कत आती थी वो हो गया। उसके बाद उसी तरीके से हो गया आपका चौथा हो गया आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से जो भी हमारे प्राइस में चेंज आ रहा हो वो हो जाएगा। उसी तरीके से फिर आखिरी हो जाएगा हमारे पास पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल ऑफ फर्म। तो ये 5 जो होते हैं ये पांचों जो है हमारे इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी ये 5 तो एज इट इज़ रहेंगे, ये तो 5 रहेंगे, प्लस इसके अलावा जो छठवां नंबर होगा, छठवां नंबर में जो भी हमारे पास 6th आइटम जो भी होगा, जैसे फ्यूचर चेंज वाला जो था, फ्यूचर चेंज इन प्राइस वाला एक वो हो गया आपका। फिर 7वां हमारे पास था नेचुरल फैक्टर्स हो गया। उसी तरीके से 8वां था हमारा जो है चेंज इन नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर था, तो वो हो जाएगा। उसके अलावा फिर हमारे पास जो था उसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ हो जाएगा, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुल मिला जुला के हमारे पास जो टोटल है, यानी जो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले होते हैं वो पूरे के पूरे फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, यानी 5 के 10 के 10 फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल। इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जो होते हैं वो जनरली जो है 5 ही फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए 10 के 10 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी हमारे पास जो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसमें इसके शेड्यूल और डायग्राम का जो है यूज़ करेंगे। तो शेड्यूल हमारा जो हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल सिंपल होता है, जिसमें प्राइस हमको दिखाना होगा एक साइड हमको क्वांटिटी सप्लाइड दिखाना होगा। प्राइस में 1 2 3 4 दिखा दिया, क्वांटिटी सप्लाइड में 2 4 6 8 दिखा दिया, बस इतना ही है। तो इसमें जो है शेड्यूल बहुत ही ईजी और आसान होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और जो हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा तो डायग्राम भी सिंपल बन जाएगा हमारे पास, ये यूँ करके हमारा डायग्राम बन जाएगा ना जी। नहीं, ये डायग्राम जो होता है ये डिमांड का डायग्राम है। सप्लाई का डायग्राम बनेगा आपका इस तरीके से, पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये ठीक। उसी तरीके से जो हमारा मार्केट सप्लाई का जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा बड़ा शेड्यूल होता है। बड़ा शेड्यूल इस वजह से भी होता है क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वहाँ हमको 2 फर्म का लेना रहता है। तो हमने सपोज़ यहाँ पे एक ठो का प्राइस ले लिया, फिर यहाँ हमने ले लिया क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया आपका ए फर्म का, यहाँ हो गया क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया आपका बी फर्म का, और यहाँ टोटल हम निकालेंगे मार्केट सप्लाई MS, मार्केट सप्लाई कितना हो रहा है वो निकालेंगे, ठीक। मार्केट सप्लाई अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे है। तो प्राइस हमने यहाँ सपोज ले लिया 2 4 6 8 ले लिया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 5, मतलब एक इमेजिनेशन है, ये इमेजिनरी शेड्यूल है, ये इमेजिनरी शेड्यूल के बेसिस पे हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो मार्केट सप्लाई निकलेगा वो इन दोनों को जोड़ के निकलता है कि भाई 2 फर्म है तो दोनों मिला के बेचेंगे। तो पहला हो गया आपका 3 के बाद हो गया 5 7 9 ऐसे करके, ठीक। 1 और 2 3 2 3 5 3 4 7 और 5 4 9। तो ये हमारा मार्केट सप्लाई भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखने को ये मिला कि जब प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो हमारा जो मार्केट सप्लाई है वो भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। बस सिंपल तरीके से ये है।
इसके बाद इसका भी डायग्राम जो होता है, इसका भी डायग्राम 3 डायग्राम साथ में बनेगा, तो आप अलग अलग करके बनाएंगे तो एक आपका जो हो जाएगा ये वापस से डिमांड का डायग्राम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक आपका डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा आपका इस तरीके से, दूसरा थोड़ा सा और फ्लैटर बनेगा, और तीसरा सबसे ज़्यादा फ्लैटर बनेगा जो कि आपका होगा इस तरीके से। बस इसका डायग्राम मार्किंग देख के अलग अलग बनाना होगा, जैसे ये ए फर्म का, ये बी फर्म का, और ये मार्केट सप्लाई। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने आगे की चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।